हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिर से नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 8वां, जिसका शीर्षक है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 19वां वीडियो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 19 है। आपको यह स्लाइड देखकर समझ में आ रहा होगा कि इससे पहले हमने इस अध्याय से रिलेटेड कुल 18 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, यानी अब तक हमने भाग 18 तक पढ़ लिया है, जहां हमने इस अध्याय से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जाना था और इस अध्याय को समझने का प्रयास किया था। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यह भाग 19 है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब हम लोग इस अध्याय के अंतिम भाग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब यह अध्याय कुछ वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यदि आप पहली बार यह वीडियो को यहाँ पर देखने आए हो, तो मेरा यह सजेशन है आपको कि आप इसे ना देखो। क्यों ना देखो? क्योंकि यदि आप इसे डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे तो हो सकता है कि आपको यह वीडियो ना समझ में आए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सारे वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको यह वीडियो देखना है तो आपको पिछला वीडियो देखकर यहाँ पर आना होगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम लोग आज यूज करेंगे, वो पिछले वाले वीडियो से हम लोग जोड़कर करेंगे। यानी जो मेरे दोस्त पिछले वाले वीडियो ठीक से समझ कर यहाँ पर आए होंगे, पिछला वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आए होंगे, उन्हीं को यह वीडियो समझ में आएगा आसान तरीक़ा से, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। और ना सिर्फ इस वीडियो में, बल्कि हम जितना भी वीडियो बनाते हैं, हम सभी पिछले वाले वीडियो से उसको रिलेट करके बनाते हैं। इसलिए यदि आप कोई भी वीडियो देखते हो तो आप उसके पिछले वीडियो को देख के जरूर नहीं आओ। अब पिछला वीडियो कहने का तात्पर्य यह नहीं कि भाग 19 देखना है तो भाग 18 हम लोग यहाँ पर देख के आ जाए। पिछला वीडियो कहने का तात्पर्य है कि आप इस अध्याय का पहला वीडियो से यहाँ पर देख के आओ, यानी कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। आप सीक्वेंस में देख के आओ ताकि आपको यहाँ से ये अध्याय बल्कि कोई भी अध्याय आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो बिना समय को देर किए चलिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो यानी भाग 19 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि आज के इस वीडियो यानी भाग 19 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग गुणोत्तर मध्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में ज्योमेट्रिक मीन के नाम से जाना जाता है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले तो इसको फॉर्मूला तथा ये इसकी परिभाषा के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम इसको और डिटेल में समझने के लिए, समझने के लिए, आसान तरीक़ा से समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण की मदद लेंगे। और मेरे अनुसार यह जो टॉपिक है गुणोत्तर मध्य, शायद ये सीक्वेंस एंड सीरीज का यह अंतिम टॉपिक है एनसीईआरटी के अनुसार। इसके बाद एक और टॉपिक दिया गया है, वो शायद मिसलेनियस टॉपिक दिया गया है, उसको हम लोग एक लास्ट वीडियो यानी कि भाग 20 में हम लोग पढ़ लेंगे, जो कि आप लोगों के सामने जल्दी आ जाएगा। अब यदि हम आज के इस वीडियो में बात करें तो आज हमें क्या पढ़ना है, गुणोत्तर मध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, उसका आज हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक गणितीय संख्याओं का समूह दिख रहा होगा, एक वेरिएबल का समूह दिख रहा होगा। यदि आप पिछला वीडियो देख कर आए होंगे तो आप बहुत ही आसान तरीक़ा से, इनफैक्ट आप इसे देखते के साथ बता सकते हो कि यह
जो संख्याओं का समूह है, जो वेरिएबल का जो समूह है, वो क्या है, वो समांतर श्रेणी में है या फिर गुणोत्तर श्रेणी में है। यहाँ पर देखते के साथ पता लग रहा है कि ये जो संख्याओं का समूह है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। हालांकि मैंने यहाँ आपको पिछला वीडियो में बताया था कि कौन भी संख्याओं का समूह को यह पहचानने के लिए कि वह गुणोत्तर श्रेणी में है कि समांतर श्रेणी में, वो कैसे होता है, हमने पिछला वीडियो में सीखा था। अब पिछला वीडियो कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हमने इसे भाग 18 में सीख लिया था। पिछला वीडियो कहने का तात्पर्य है कि इससे भी पीछे हमने इस टॉपिक को सीखा था कि किसी भी श्रेणी को यह बताने के लिए कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है कि समांतर श्रेणी में है, यह जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह हमने पिछला वीडियो, मुझे याद नहीं है, आपको पिछला वीडियो देख के आना पड़ेगा, हमने पिछला वीडियो में देखा था। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो स्क्रीन पे अभी आपको जो दिख रहा है वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। अब यदि हम उसकी चर्चा करें जिसके लिए आज हम लोग यह वीडियो बनाए हैं, यानी कि गुणोत्तर मध्य के बारे में बात करें, जिसे ये अंग्रेजी में एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है, वो क्या है, जीएम। यानी कि गुणोत्तर मध्य को अंग्रेजी में एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है। जिस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी को जीपी से दिखाया जाता है, उसी प्रकार से गुणोत्तर मध्य को शॉर्ट में जीएम से दिखाया जाता है। तो यदि हम इस जो ऊपर अभी आपने स्लाइड पे देखा था, जो सीरीज जो गुणोत्तर श्रेणी देखा था, यदि हम लोग उसका गुणोत्तर मध्य यानी कि जीएम के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, अंडर रूट A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 AN। यानी कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, उस किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में जितने भी पद है वो सभी पद को मल्टीप्लाई कर दो और जितने पद है उसको अंडर रूट पावर में लगा दो। कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें कुल पद 3 है। जैसे मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी 2, 4, 8। कोई ऐसा गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें मात्र 3 ही पद है। पहला पद जहाँ पे 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा 8 है। अब यदि हमें इस गुणोत्तर श्रेणी का मध्य, गुणोत्तर मध्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 64। अब हम लोग 64 लिख देंगे और 64 का पावर हम लोग क्या करेंगे, 3 पद है हमारे पास, तो 64 का पावर क्या हो जाएगा, 1/3। इसी प्रकार यदि यहाँ पे एक और पद होता तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते और ये मल्टीप्लाई करके जो पूरा आता उसका पावर क्या हो जाता, 1/4। यदि 5 पद रहता तो उसका पावर क्या होता, 1/5। ठीक उसी प्रकार ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, जो कि मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाने का प्रयास किया है। चूँकि ऊपर एक अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी का उदाहरण हमने लिया था जहाँ पर पहला पद A1 था और अंतिम पद की हमें जानकारी नहीं थी। वैसे केस में हम लोग अंतिम पद क्या लेते हैं, AN। इसलिए यहाँ पे हमने दिखाया है कि गुणोत्तर मध्य क्या हो जाएगा, A1 इंटू A2 इंटू डॉट 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 अंतिम पद यानी AN और पूरा का पावर 1/n, जो कि आपको यहाँ पर ये वाला दिख रहा होगा। अब यदि हम इस उदाहरण की बात करें जो अभी मैंने आपको लिख कर बताया कि जहाँ पर पहला पद 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा 8 है, जो कि एक गुणोत्तर श्रेणी में है, और यदि हमें इसका गुणोत्तर मध्य निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम लोग इसका अभी हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े कि जितना भी पद है उसको आपस में गुना कर दीजिए यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए। चूँकि हमारा 64 आया मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर उसका यदि हम लोग अंडर रूट 3 यानी 1/3 अंडर रूट पावर, ये 64 का पावर यदि हम लोग 1/3 लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 4। यानी 4 का यदि हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस उदाहरण से यह क्लियर हो गया होगा कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का हम लोग गुणोत्तर मध्य कैसे निकालते हैं। इनफैक्ट यदि आप ध्यान दो
तो आपको लगभग बुक में आपको गुणवत्ता मध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला मिलता है। वो क्या मिलता है? √AB। ये जो फॉर्मूला आपको मिलता है वो क्या रहता है? वो मात्र 2 पदों के लिए रहता है। इनफैक्ट जैसे यहाँ पर आप यदि देखोगे तो इनफैक्ट ये हो सकता है कि ये सभी के लिए भी सही हो सकता है। जैसे यदि हम इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 पद दिया गया था। पहला 2 था, दूसरा 4 था, तीसरा 8 था। अब इस फॉर्मूले के अनुसार √AB यदि हम लोग देखते हैं तो A मतलब हम क्या जानते हैं? पहला पद। B मतलब दूसरा पद। P मतलब हम लोग क्या यहाँ पे क्या इस फॉर्मूला में A मतलब पहला पद और B मतलब अंतिम पद। तो यदि हम इसमें देखें जो हमारा था अभी पिछला स्लाइड में, पहला पद क्या था? 2 था, दूसरा 4 और तीसरा जो कि अंतिम पद था वो क्या था? 8 था। यदि हम √AB जो कि सभी ये बुक में दिया रहता है उसके अनुसार चले तो क्या हो जाएगा? √2 इंटू अंतिम पद क्या है? 8। तो 2 8 जा 16, फिर अंडर करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आया? 4 आया। यानी अब हमने ये बुक के फॉर्मूले से भी हम चले तो हमारा आंसर 4 ही आया, और हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था उसके अनुसार भी के चले तो हमारा आंसर 4 ही आया था। हालांकि जो बुक में आपको ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू √AB देता है वो एक सिंप्लीफाई फॉर्मेट में देता है। ये बस आपको इसलिए देता है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है और 11th क्लास में आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो हमने इस स्लाइड में आपको यह बताया है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हमने यहाँ आपको डिटेल में समझाया कि यदि यहाँ पे n पद रहेंगे, यहाँ पे कितनों पद रहेंगे, कितना भी पद रहेंगे, तो उस वैसे केस में आप ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, कैसे आसान पूर्वक निकाल सकते हो, हमने यह बताने का प्रयास किया है। ना कि हमने सिर्फ बुक का फॉर्मूला यहाँ पर सीधे कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। हमने इसे एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखा जिससे आपको ज्योमेट्रिक मीन का कैसा भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, वो आसान तरीक़ा से इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह फॉर्मूला अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणवत्ता मध्य से ही रिलेटेड और डिटेल में कुछ चर्चा करने। मान लीजिए A एंड B के बीच n संख्याएं हैं। यहाँ पर A और B क्या बता रहा है? ये A और B यह बता रहा है कि यह A और B कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है, जहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या चाहिए? मात्र 2 पद, मिनिमम 2 पद चाहिए। यहाँ पे मिनिमम 2 पद है। तो मान लीजिए A और B एक गुणोत्तर श्रेणी है जहाँ पे A पहला पद है और B दूसरा पद कहिए या अंतिम पद कहिए वो है। अब मान लीजिए A एंड B के बीच n संख्याएं G1, G2, G3 ... Gn इस प्रकार है कि ये जो नया श्रेणी आपको मिला A, G1, G2, G3 ... Gn B, ये जो नया जो श्रेणी मिला वो भी क्या में है? गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इस प्रकार जब ये जो नया श्रेणी जब गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो इस प्रकार B गुणोत्तर श्रेणी का n+2वां पद हो जाएगा। अभी जो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे A और B जब 2 ही संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीमा कौन पद था? जो B था वो केमा पद था? तो वो nवां पद था। लेकिन जैसे ही हमने G1, G2, G3 ... Gn पद इस 2 पद के बीच में और ऐड कर दिया तो ये पद B क्या बन गया? n+2वां पद बन गया। अब जैसे ही B n+2वां पद बना तो हम B को क्या लिख सकते हैं? B = a इंटू r का पावर n+1। और यहाँ से यदि हम लोग r का वैल्यू निकालें या फिर अब नॉर्मल भी यदि r का वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा? b/a का पावर 1/n+1। अब हमें b का वैल्यू पता चल गया, r का वैल्यू पता चल गया, और हम लोग जानते हैं कि अब चूंकि ये जो पिछले स्लाइड में भी अभी हमने देखा कि ये जो नया जो सीक्वेंस, नया जो श्रेणी बना वो क्या है? गुणोत्तर श्रेणी।
और किसी भी गुणोत्तर श्रेणी को n टर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग जानते हैं, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पद को हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी जानते हैं। तो यही काम हमने किया है। अब यहाँ पे जीवन क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, ए आर। तो ए आर का वैल्यू यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीवन का वैल्यू निकल जाएगा। अब G2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए आर स्क्वायर ए, अब ये जो आर का वैल्यू है इसको स्क्वायर कर दीजिए तो G2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार G3 का, और उसी प्रकार हम लोग यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, Gn का वैल्यू आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक उदाहरण की तरफ। यदि हम उदाहरण नंबर 17 जो कि NCERT बुक के अनुसार है उसे देखिए तो वह क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 1 तथा 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो मान लेते हैं कि G1, G2, G3 तीन गुणोत्तर मध्य A1 तथा 256 के बीच में है। तो ये जो नया श्रेणी बनेगा 1.1, G1, G2, G3, 256 वो क्या में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में। अब यदि हम इस नए श्रेणी से बात करें तो R4 का पावर क्या, R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 256, जहाँ से यदि हम इसका वैल्यू निकालेंगे R का तो वो क्या हो जाएगा +-4 हो जाएगा। अब यदि हम इसके केवल वास्तविक मूल्य, यहाँ लिखा हुआ केवल वास्तविक मूल्य लेने पर, हम सभी जानते हैं कि इसका ये जो R4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एक वास्तविक मूल्य भी निकलेगा और हो सकता है कि इसका एक काल्पनिक मूल्य भी निकले। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ वास्तविक मूल्य, इसलिए हमने R इक्वल टू क्या लिया +-4। अब यदि हम R इक्वल टू 4 के लिए हम इसे फाइंड करते हैं तो G1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, AR इक्वल टू 4, G2 AR स्क्वायर इक्वल टू 16, G3 AR क्यूब इक्वल टू 64। अब ठीक उसी प्रकार यदि हम R का वैल्यू -4 के लिए ये तीनों पदों को निकाले तो क्या हो जाएगा -4, 16 तथा -64। अतः हम यह कह सकते हैं कि 1 तथा 256 के बीच 3 संख्याएं 4, 16 और 64 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।